नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे बुनियादी और रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के चौथे चैप्टर गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन की। ये वो नियम है जो सच पूछिए तो एक गिरते हुए सेब से लेकर घूमते हुए ग्रहों तक हर चीज को चलाते हैं। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करेंगे। हम शुरू करेंगे गति के बारे में एक बहुत पुराने एक सहज से विचार से और पहुंचेंगे उन क्रांतिकारी नियमों तक जिन्होंने विज्ञान की पूरी नींव ही बदल दी। हम देखेंगे कि अरस्तू की सदियों पुरानी सोच क्या थी, फिर समझेंगे कि गैलीलियो ने कैसे एक नई क्रांति लाई और आखिर में न्यूटन के उन 3 जबरदस्त नियमों और उनकी असल जिंदगी में एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से, जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करके रखा था। जरा सोच कर देखिए, अगर एक खिलौना गाड़ी को फर्श पर लगातार चलाना है तो क्या करना पड़ेगा। हमारा जो रोज का तजुर्बा है वो हमें एक बहुत ही सीधे साधे जवाब की तरफ ले जाता है। और मजे की बात यह है कि यही सीधा साधा जवाब सदियों तक विज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक बना रहा। महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, उनका मानना था कि किसी भी चीज को अगर मोशन में रखना है, चलाते रहना है, तो एक बाहरी बल की, एक एक्सटर्नल फोर्स की लगातार जरूरत पड़ती है। और ये सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है ना। जैसे ही हम खिलौना गाड़ी को धकेलना बंद करते हैं, वो रुक जाती है। धनुष से निकला तीर भी आखिर में तो जमीन पर आ ही गिरता है। अरस्तु को तो ये भी लगता था कि तीर के पीछे की हवा उसे आगे धकेलती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अरस्तु एक छुपे हुए विलेन को, एक अदृश्य शक्ति को देख नहीं पाए जो हमारी दुनिया में हमेशा हर वक्त काम करती है, और वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये वो फोर्स है जो हमेशा मोशन का विरोध करती है, चीजों को रोक देती है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, गैलीलियो गैलीली। वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रिक्शन के इस छुपे हुए विलन के पार देखा और मोशन की, गति की असली सच्चाई को समझा। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि सोच में कितना बड़ा फर्क आया था। गैलीलियो ने कहा कि असली सवाल ये नहीं है कि मोशन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, बल्कि असली सवाल ये है कि मोशन की अवस्था को बदलने के लिए क्या चाहिए। मतलब कोई चीज रुकी है या एक बराबर स्पीड से चल रही है, दोनों ही अवस्थाएं एक जैसी हैं। गैलीलियो ने इसे एक बहुत ही कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाया। सोचिए, एक गेंद जब ढलान से नीचे लुढ़कती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जब वो ढलान पर ऊपर चढ़ती है तो रफ्तार घट जाती है। तो फिर अगर सतह एकदम सीधी समतल हो और उस पर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? गेंद की रफ्तार ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। इसका मतलब उसे हमेशा हमेशा के लिए एक ही रफ्तार से चलते रहना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यही है, चीजों के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ये अपनी हालत में किसी भी बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलते ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे मजबूर न कर दे। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने गैलीलियो की इसी नींव को उठाया और उस पर मैकेनिक्स की एक पूरी की पूरी शानदार इमारत खड़ी कर दी। तो न्यूटन ने क्या किया? उन्होंने गैलीलियो के इनर्शिया वाले आइडिया को फॉर्मलाइज करके अपना पहला नियम बना दिया। ये नियम साफ साफ बताता है कि जब किसी चीज पर लगने वाला कुल बाहरी फोर्स 0 हो तो क्या होगा। सीधी सी बात है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पहला नियम तो ये बताता है कि जब फोर्स नहीं है तब क्या होगा। लेकिन दूसरा नियम इस सवाल का जवाब देता है कि भाई जब कोई बाहरी फोर्स लग रहा हो तब क्या होगा। और यहीं पर इंट्रोडक्शन होता है एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट का, संवेग यानी मोमेंटम, जो किसी भी चीज के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये नियम कहता है कि मोमेंटम में बदलाव की दर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी दूसरे नियम से हमें मिलती है फिजिक्स की शायद सबसे फेमस इक्वेशन, F=ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये समीकरण हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि कोई फोर्स किसी चीज की गति को कितना और कैसे बदलेगा। ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। और अब आता है तीसरा नियम। ये हमें बताता है कि फोर्सेस आते कहाँ से हैं। न्यूटन ने ये महसूस किया कि कुदरत में फोर्सेस कभी अकेले नहीं होते, वो हमेशा जोड़ों में आते हैं।
हर एक्शन के लिए हमेशा एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है, उसे क्लियर करना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर और ऑपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते। तो इसका जवाब ये है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई दीवार को धक्का दे रहा है तो एक्शन फोर्स दीवार पर लगा और रिएक्शन फोर्स वो दीवार ने उस इंसान पर वापस लगाया। एक फोर्स दीवार पर, दूसरा इंसान पर, तो ये कैंसिल कैसे होंगे? तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट से नियम है, ये हमारी आसपास की दुनिया को, जिसे हम रोज देखते हैं, उसे कैसे समझाते हैं। सबने क्रिकेट खिलाड़ियों को तेज गेंद पकड़ते हुए हाथ पीछे खींचते देखा होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? ये न्यूटन के दूसरे नियम का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, तेज गेंद का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और खिलाड़ी को उसे जीरो करना है। हाथ पीछे खींचकर वो गेंद के मोमेंटम को बदलने में लगने वाले टाइम को बढ़ा देते हैं और जब टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है और बस उनके हाथों में चोट लगने से बच जाती है। या फिर बंदूक चलाने के बारे में सोचिए। जब बंदूक गोली पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, ये हुआ एक्शन, तो तीसरा नियम कहता है कि गोली भी बंदूक पर उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी और ये हुआ रिएक्शन। इसी वजह से बंदूक को रिकॉइल यानी पीछे की तरफ एक झटका लगता है। बंदूक और गोली, इस पूरे सिस्टम का कुल मोमेंटम फायरिंग से पहले भी जीरो था और बाद में भी जीरो ही रहता है। इसी को कहते हैं समवेग संरक्षण का नियम। और जब कोई कार मोड़ लेती है तब क्या होता है? भले ही कार की स्पीड एक जैसी हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है ना। इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेट कर रही है और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन में इस फोर्स को हम अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और एक सीधी सड़क पर मुड़ते वक्त ये फोर्स टायरों और सड़क के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन ही देता है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें यहाँ से लेकर जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो कॉमन सेंस है वो कभी-कभी धोखा दे सकता है। दुनिया हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हमें ऊपर से दिखती है। अक्सर फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस कुदरत के असली नियमों पर पर्दा डाल देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि फोर्स मोशन पैदा नहीं करता, फोर्स मोशन में बदलाव लाता है, यानी एक्सेलरेशन पैदा करता है। और न्यूटन के ये तीनों नियम मिलकर हमें रोजमर्रा की दुनिया को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। न्यूटन ने खुद एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, अगर मैंने औरों से ज्यादा दूर तक देखा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। ये हमें याद दिलाता है कि साइंस में ज्ञान कैसे एक के ऊपर एक, पीढ़ी दर पीढ़ी खड़ा होता है, गैलीलियो की सोच से लेकर न्यूटन के बनाए नियमों तक। तो इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। न्यूटन के नियम ग्रहों से लेकर क्रिकेट की गेंद तक सबकी गति को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाते हैं, पर जब बात एक एटम के अंदर की दुनिया को समझने की आती है तो ये नियम पूरी तरह फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स की अगली दुनिया यानी क्वांटम मैकेनिक्स की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन वो कहानी फिर कभी।